Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 2.5 part 2. So let's begin. See, I told you कि हम 2.5 दो parts में cover करेंगे, but although it's getting too big, that is why I'll break it into 3 parts. और जो next part है, most probably I'll try to get it tomorrow itself. Alright. So आज के इस lecture में हम kinship terminologies के बारे में discuss करेंगे. That is descriptive and classificatory. सो डोंट कंसीडर कि ये कोई छोटा टॉपिक है, इट्स इटसेल्फ अ वेरी बिग टॉपिक। और इसके साथ आपको कुछ वैल्यू एडिशंस भी पढ़ने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक सोशल प्रैक्टिसेस और किनशिप टर्मिनोलॉजीज़। यानी कि अलग अलग जो किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ हम देखेंगे, सोशल प्रैक्टिसेस सोशोलॉजिकली इनके क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, हम वो पढ़ेंगे। देन किनशिप बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स अ स्मॉल टॉपिक। देन किनशिप इन इंडिया, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग टॉपिक। और ये आपके बस जिस किनशिप के लिए रेलिवेंट नहीं है, इट इज़ रेलिवेंट फॉर द मैरिज। और लैंग्वेज के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग द आंसर फॉर इनरिचमेंट पर्पस। ऑल राइट। और लास्ट में देन एक हम फिक्टिव किन के भी बारे में पढ़ लेंगे, वो भी एक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें किनशिप टर्मिनोलॉजीज होती क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सी, इन एवरी सोसाइटी पीपल आर एड्रेस्ड बाय सम नेम, राइट। हम किसी को चाचा, मामा, ताया, ताई, माँ बाप जो भी है आपके, फादर एंड मदर, इन तरीके से बुलाते हैं, ठीक है। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये जो द टर्म ऑफ एड्रेसिंग है, इसको हम किनशिप टर्मिनोलॉजीज कहते हैं इन सिंपल वर्ड, ठीक है। और इन किनशिप टर्मिनोलॉजीज अलग अलग जब आप कम्युनिटीज़ में देखेंगे, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग प्रकार के रिलेटिव्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। कोई ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है दैट यू विल फाइंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं लाइक माता पिता का हो गया, भाई बहन का हो गया, ये आपको कॉमन मिलेंगे मोर और लेस इन एवरी कल्चर। लेकिन इनके अलावा जो हम किनशिप की बात करें बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपके क्लोज फैमिली वाले पार्ट के अंदर कवर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जब हम किनशिप की बात करते हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके एड्रेसिंग के जो टर्म्स है वो आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इवन इन इंडिया इफ़ यू सी, आप जिधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाएंगे, आपको कहीं ना कोई डिफरेंसेस देखने को ज़रूर मिलेगा, और वो हम लेक्चर में भी आगे चल के देखने वाले, ठीक है। सी, बेसिकली इन द सिलेबस किनशिप टर्मिनोलॉजीज के अंदर आपको दो टर्म्स में मेंशन्ड है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफैक्ट्री, ठीक है। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफैक्ट्री कहाँ से निकल के आते हैं वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देन ओनली यू विल बी बेटर एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं किनशिप टर्मिनोलॉजीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो किनशिप टर्म्स है, इनको बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, एज यू कैन सी। पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे, दूसरा मोड ऑफ यूज़ के बेसिस पे, देन रेंज ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं इनका क्या पर्पस होता है। एज यू कैन सी, किनशिप टर्म को हमने लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज एलिमेंट्री टर्म्स, अनदर वन इज डेरिवेटिव टर्म्स, और थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, जो कि आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है और आपको पढ़ना है, ठीक है। देन मोड ऑफ यूज के अंदर आपको है टर्म्स ऑफ एड्रेस, देन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देन रेंज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा डेनोटेटिव, आइसोलेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। और दूसरा है आपका क्लासिफैक्ट्री। क्लासिफैक्ट्री जो है, ये सिस्टम भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। तो अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है किनशिप के टर्म को मोड ऑफ यूज़ के आधार पे बताए किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनके क्या सिग्निफिकेंसेज है, देन यू शुड बी एबल टू राइट दिस सेक्शन, ठीक है। बट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला और ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। ऑल राइट, तो अब हम इन जितने भी टर्म्स ऑफ यूजेज है, इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एलिमेंट्री टर्म्स, डेरिवेटिव टर्म एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, इन 3 में हम डिवाइड करते हैं। तो एलिमेंट्री टर्म की हम जब बात करते हैं, तो ये आपके इरिड्यूसिबल वर्ड्स कंसिस्ट करता है, दैट इज फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। ये जो सारे टर्म्स है, इसको आप फर्दर तो किसी तरीके से काट छाट नहीं कर सकते, राइट। ये एक टर्म है जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है और शो करता है, और आप मान सकते हैं कि ये एक फॉर्म और बेसिस फॉर्म करता है अदर रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है। वो हम देख लेंगे कैसे। अब डेरिवेटिव टर्म के अंदर क्या होता है, जो ये हमारे एलिमेंट्री टर्म्स है, लाइक फादर मान लीजिए, इसके आगे अगर आप कोई टर्म मेंशन करते हैं या पीछे कोई मेंशन करते हैं, प्रीफिक्स या सुफिक्स करते हैं, तो जो नया टर्म निकल के आता है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव टर्म, यानी कि आपने उसको डिराइव किया है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्री टर्म से।
फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर आप मान सकते हैं, आपने फादर के आगे ग्रैंड लगा दिया तो वो बन गया ग्रैंडफादर। आपने सिस्टर के पीछे इन लॉ लगा दिया तो वो बन गया सिस्टर इन लॉ। यानी कि ये टर्म्स कैसे आए हैं, ये डिराइव करके आए हैं, ठीक है। और ये हम किस बेसिस पे बात करें, हम लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आपके टर्म्स बनेंगे, स्टेप सन हो गए, ग्रैंड मदर, ये सारे आपके डेरिवेटिव टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। नो डाउट्स इन दैट। नाउ द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। सी, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज करते हैं देन हम पर्सन के डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, ठीक है। पर्सन के डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। और आप हर एक जो भी आपके रिलेटिव्स है इन टर्म्स ऑफ ब्लड रिलेटिव्स की जो आप बात कर रहे हो, आप उनको एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन के साथ एड्रेस करते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो आपकी डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज है ये आपके क्लासिफैक्ट्री टर्मिनोलॉजीज से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जब हम क्लासिफैक्ट्री टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। अभी के लिए आप ये जानिए कि ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये मेंटेन करती है ए सेपरेशन बिटवीन द लीनियल एंड द कोलैटरल किन। अब ये लीनियर और कोलैटरल किन्स होते कौन है? सी, लीनियर लिंक्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल के डायरेक्ट एंसेस्टर्स होते हैं या डिसेंडेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके फादर मदर, आपके जो फादर हो गए अगर आप पेट्रीलिनियल है तो आपके फादर विल बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट। और जो कोलैटरल किन्स होते हैं, कोलैटरल किन्स आप जो इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए आपकी बात करें तो आपके सिबलिंग्स के जो डिसेंडेंट्स हैं वो आपके कोलैटरल किन्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव टर्म के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो अगर स्वीडिश एक वर्ड है लाइक फारबेरॉर। फारबेरॉर का मतलब होता है फादर्स ब्रदर। यानी कि आप एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं फादर्स ब्रदर, ठीक है। और दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव टर्म। उसी तरीके से अमम्मा जब हम बोलते हैं मलयालम में तो अमम्मा का मतलब होता है ग्रैंड मदर, ठीक है। सो ग्रैंड मदर भी एक स्पेसिफिक टर्म है जो आप डिफाइन कर रहे हैं ऑफ अ ब्लड रिलेटिव। और आप इस चीज़ को इससे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि हम डेरिवेटिव टर्म्स भी होता है। तो डेरिवेटिव टर्म्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आप ये एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स तो दे रेफर टू द ब्लड रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। एंड दीज टर्म्स कीप द कोलैटरल किन क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये कोलैटरल और लीनियल किन को आपस में सेपरेट रखते हैं। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी क्लासिफिकेशन मोड बाय यूज, जिसके अंदर आपके टर्म ऑफ एड्रेस आते हैं और टर्म ऑफ रेफरेंस आता है। टर्म ऑफ एड्रेस की हम कब बात करते हैं, जब आप किसी को डायरेक्टली बुलाते हैं, ठीक है। जैसे आप अम्मा तमिल या मलयालम में माँ के लिए यूज़ करते हैं, देन अत्ता आप तेलुगु में बुलाते हैं। उसी तरह से टर्म ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, अगर आप इसके अंदर इट इज़ हाउ यू एड्रेस समवन व्हेन टॉकिंग अबाउट देम। जैसे हम बात करते हैं ना, आप किसी फ्रेंड के बारे में किसी और तीसरे फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनको जिस तरीके से एड्रेस करेंगे दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप उसी पर्सन से बात करेंगे तो आप बोलेंगे तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप इस तरीके से पर्सनल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि ट्रेडिशनल केरला के सोसाइटी में कुछ जो वुमेन होती है, या इवन नॉट इवन इन केरला, इवन इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल्सो यू विल सी कि वो अपने हस्बैंड्स का नाम डायरेक्टली लेके नहीं बोलती हैं, ठीक है। वो अपने बोलेंगी मान लीजिए रोहन इज़ द नेम ऑफ द सन, तो वो बोलेंगी रोहन के पापा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो पर्टिकुलर नेम लेके बात नहीं करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड टर्म ऑफ रेफरेंस। और ये तो काफ़ी आसान सा है मोड ऑफ यूज़ में अगर आपको पूछा जाए तो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप पर्सनलाइज एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं। देन हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेंज ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके आते हैं डेनोटेटिव टर्म्स और क्लासिफैक्ट्री टर्म्स, ठीक है। अब ये डेनोटेटिव क्या होते हैं और डेनोटेटिव के अलग अलग नाम भी हमने पहले देखा था, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई भी आपको दे दे आइसोलेटिव, डेनोटेटिव, तो वो सारे एक ही होंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। सो डेनोटेटिव टर्म्स क्या होते हैं, इसके अंदर इट डिनोट्स ओनली वन कैटेगरी ऑफ किन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम इंग्लिश में फादर मदर हस्बैंड वाइफ, ये सारे डेनोटेटिव टर्म हैं किसी एक सिंगल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और क्लासिफैक्ट्री टर्म की अगर हम बात करें तो इट इज़ वन दैट अप्लाइज टू टू और मोर किनशिप कैटेगरी। सी, अगर आप बात कर रहे हैं इंग्लिश का ही हम अगर एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं अंकल की या आंटी की, ब्रदर की, सिस्टर की,
तो ये जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अपने फादर के भाई के बारे में बात कर रहे हो या आप अपने मदर के भाई के बारे में बात कर रहे हो। जनरली हम इंग्लिश में जब बात कर रहे हैं, वैसे तो मैटरनल और पैटर्नल अंकल होता है, लेकिन आप उतना भी ना जाके आप सिंपली उनको अंकल की तरह भी एड्रेस कर सकते हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफैक्ट्री। और जो टर्म अंकल है इसीलिए इसको क्लासिफैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि आप दोनों के टर्म्स में इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा देन यू विल से मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, ठीक है, उस तरीके से। और जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, दैट यू मस्ट एग्री कि एक पर्सन का, मान लीजिए आप एज अ पर्सन, आपकी जो रिलेशनशिप है आपके फादर के ब्रदर के साथ, आपके फादर का रिलेशनशिप उनके साथ, उसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अलग होता है, ठीक है। तो वो उसी बेसिस पे क्लासिफाई होता है, बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। और कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं दे ट्राई टू शेयर लाइटर मूवमेंट विद ईच अदर वाइल दे कीप डिस्टेंस विद सम अदर। एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो द सेम टर्म इज यूज टू डेजिग्नेट मोर दैन वन पर्सन इन द किन रिलेशंस। जैसे आप कज़न की ही बात कर ले तो किसी जगह आप देखेंगे कि कज़न के केस में आप अपने जो मासी है उनके बच्चों को भी कज़न बोलते हैं इन जनरल टर्म्स, और जो आपके चाचा चाची हैं उनके बच्चे भी होते हैं वो भी आपके लिए कज़न्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल्स जब देखेंगे यू विल बी मोर क्लियर विद दिस। लेकिन अब ये जो क्लासिफैक्ट्री और डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली इन दोनों के बारे में बात करनी है और बाकी भी किनशिप टर्मिनोलॉजीज देखनी है, तो इसके पीछे द पर्सन हु वाज इज नोन एज लेविस हेनरी मॉर्गन, ठीक है। हेनरी मॉर्गन ने वी ऑलरेडी डिस्कस कैसे इन्होंने किनशिप, सोशल स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी इन डेप्थ काम किया है। और इनकी दो बुक तो आपको रट जानी चाहिए, आपको एग्जाम में इसको मेंशन करना ही करना है इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट किनशिप, मैरिज और एनीथिंग लाइक दैट। जैसे एंशिएंट सोसाइटी और दूसरा सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्विटी एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, ठीक है। ये दोनों किताबें इन्होंने लिखी थी और इन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजीज पे जो कुछ सर्वे किए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब बेसिकली तो ही वॉज एन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने काफ़ी और भी इन डेप्थ स्टडीज़ करी हुई थी अलग अलग जगहों पे जाके। तो उस माध्यम में इन्होंने देखा कि अलग अलग सोसाइटीज़ जो होती है वहाँ पे किनशिप को एड्रेस करने के लिए काफ़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता है। और ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी दे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्स, द डिफरेंस बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर एंड बिटवीन जनरेशन, ठीक है। कि सेक्सेस में तो डिफरेंस होता ही है कि फीमेल और मेल को बोलने का तरीका अलग होता है, देन जो अलग अलग जनरेशन के लोग होते हैं उनको भी संबोधित करने का तरीका अलग होता है। तो दैट इज़ व्हाट ही ऑब्जर्व थ्रू आउट हिज सर्वे ड्यूरिंग द किनशिप स्टडी। और उन्होंने ये भी बताया कि किनशिप टर्मिनोलॉजीज जो होती है दे डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिव्स बाय ब्लड एंड बाय मैरिज। ये भी सही बात है, मतलब ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमने अभी किनशिप में भी पढ़ी है। और जनरली भी आप इन चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको भी पता होगा कि अलग अलग सोसाइटीज़ में जो हम बात करते हैं कैसे हम एक दूसरे के रिलेटिव्स को संबोधित करते हैं, इसी बेसिस पे तो करते हैं कि वो कौन सी जनरेशन के हैं, जनरेशन के हिसाब से हम उनको ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना। और सेक्स के हिसाब से भी अब दादी है या दादा है वो तो आप सेक्स के हिसाब से उनको आधारित करते हैं। और वो ब्लड रिलेटिव्स है या आपके मैरिज से रिलेटेड है उस आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इन लॉज वगैरह और मदर फादर, ये आप उन्हीं सब चीज़ों को देख के करते हैं। तो जो एक जेस्ट था इनके पूरे सर्वे का, स्टडी का, वो ये निकल के आया कि इस तरीके से समाज में लोग एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन दी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। और इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी ऑब्जर्व किया था, क्योंकि चूँकि इन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टडी किया तो जाहिर सी बात है लैंग्वेज को तो स्टडी किया होगा। और इसी बेसिस पे इन्होंने किन टर्म्स को ईदर डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफैक्ट्री डिविजन्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉर्गन ने किनशिप टर्मिनोलॉजीज को किन किन बेसिस पे किया था, तो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफैक्ट्री बेसिस पे किया था, ठीक है। और इसके अंदर भी इन्होंने 6 क्लासिफिकेशंस दिए थे जो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी हम ये डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेशन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो आई वोंट वेस्ट मच टाइम हेयर। जैसे इन्होंने वही सारे एग्जांपल्स बताए हैं कि आप जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो वर्ड ब्रदर है ये क्या इंडिकेट करता है, एक सन एट द सेम ऑफ द सेम पेरेंट्स। दस इन वेस्टर्न सोसाइटी यूज द वर्ड ब्रदर एज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म। कि आप ब्रदर किसको बोलते हैं, ब्रदर तो आप अपने भाई को ही बोलेंगे ना, जो आपके पिता के भाई के बच्चे होंगे उसको आप कज़न बोलेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डिस्क्राइब एज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म, जो एक स्पेसिफिक टर्म होता है रिलेटेड टू दी ब्लड रिलेटिव्स। रिमेंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले उससे इसके बारे में बात की थी, ठीक है। और ये कौन से हो गए, ये आपके लीनियर किन्स कहलाएंगे, ठीक है। और जो आपके इंडिविजुअल के सिबलिंग्स के जो डिसेंडेंट्स थे वो कोलैटरल किन्स कहलाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देन जो पर्सन के जो मेल के फर्स्ट कजन होते हैं कुड बी मदर्स ब्रदर सन और मदर्स सिस्टर सन। जाहिर सी बात है, हम कज़न को तो कज़न ही बोलते हैं, उतना हम डिफाइन तो करते नहीं कि अच्छा वो मदर की मतलब आपकी मासी के बेटे हैं या फिर आपके चाचा के बेटे हैं। तो सो एन एंड सो फोर्थ, ये सारे सेम एग्जाम्पल्स जो है हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करे हुए, तो आई वोंट रिपीट इट वंस अगेन। ठीक है, और मॉर्गन के हिसाब से जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है सोसाइटी में, दे कैन बिकम क्लासिफैक्ट्री टर्म इन अनदर सोसाइटी। तो दैट इज वर्ड, मतलब ये बहुत ही थिन लाइन है। ठीक है, आप ऐसे बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हम एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टर्म एक सोसाइटी में दूसरे के लिए क्लासिफैक्ट्री हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे आप जितने भी मेल्स होते हैं इन वन जनरेशन, सभी को वो फादर की तरह संबोधित करते हैं। ठीक है, और जो एक जनरेशन है जहाँ पे सभी लोग हैं वो ब्रदर या सिस्टर कहलाते हैं। तो दैट डिपेंड्स इंटायरली अपॉन सोसाइटी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट येस यू शुड नो कि एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव टर्म का मतलब क्या होता है एंड क्लासिफैक्ट्री टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जब हम ये 6 क्लासिफिकेशंस देखेंगे तब आपको समझ में ये आ जाएगा क्योंकि क्यों इन्होंने ये कहा कि डिस्क्रिप्टिव टर्म किसी सोसाइटी में क्लासिफैक्ट्री टर्म भी बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने इन जो सारी स्टडीज़ के बेसिस पे 6 पैटर्न्स में किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ को डिवाइड किया था। सबसे पहला जो है दैट इज़ दी हवाईयन किनशिप। हवाईयन किनशिप एक सबसे लेस कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं। इट्स अ लेस कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफैक्ट्री सिस्टम। और ये याद रखिएगा, हम जितने भी ये 6 बेसिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, इनमें से कुछ क्लासिफैक्ट्री होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे, कुछ क्लासिफैक्ट्री डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ये जो हवाईयन किनशिप है ये क्लासिफैक्ट्री फॉर्म ऑफ किनशिप है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि आप जो सेक्सेस और जनरेशन है उनमें जो डिस्टिंग्विश करते हैं आप चीज़ें, मान लीजिए अंकल है तो आप सभी को अंकल अंकल ही बुलाएंगे, अगर फादर है तो फादर फादर ही बुलाएंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरेशन। हम एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सिबलिंग्स एंड कजन्स आर नॉट डिस्टिंग्विश एंड द सेम टर्म आर यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ रिलेटिव्स एंड ऑल रिलेटिव ऑफ द सेम सेक्स इन द सेम जनरेशन आर रेफर्ड बाय द सेम टर्म। ठीक है, जो आपके डायरेक्टली क्लासिफैक्ट्री की डेफिनेशन कहती है। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, एक जनरेशन है, यहाँ पे ये आपके जो ये ईगो के टर्म में अगर हम बात करते हैं, ये ईगो की मदर है, ये ईगो के फादर हैं। ठीक है, ये फादर ये मदर हो गया। देन ये ईगो के फादर मदर तो उसके फादर मदर कहलाएंगे ही, लेकिन उनके अलावा ये फादर के क्या है, ब्रदर है, ये क्या है, फादर के सिस्टर है। ठीक है, और मदर की साइड से आप देखें तो ये मदर की सिस्टर है और ये मदर के ब्रदर है। लेकिन ये चूंकि सेम जनरेशन के हैं, तो आप जो ईगो है, मान लीजिए ईगो की जगह पे आप खुद को रख सकते हैं, तो जो ईगो है उनके लिए एक जो जनरेशन है वो अगर उनके फादर हु इज़ अ मेल, तो चाहे वो मदर के साइड में हो या फादर के साइड में हो, उनके साइड में जितने भी मेल्स होंगे वो उनके फादर ही कहलाएंगे। ठीक है, और जो दूसरे जनरेशन की हम बात कर ले जिसका ईगो खुद भी एक पार्ट है, तो मान लीजिए इसके अपनी एक सिस्टर है और यहाँ इसका एक ब्रदर है। ठीक है, तो ये इसके ब्रदर सिस्टर तो कहलाएंगे ही, लेकिन और भी जो इसके जनरेशन में भाई बहन हैं वो डायरेक्टली कज़न उनको नहीं बोल के उनको भाई या बहन ही बोलेगा बेस्ड अपॉन दी डिफरेंट सेक्सेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मदर की सिस्टर है, मदर की सिस्टर के भी 2 बच्चे हैं, एक भाई एक बहन है यहाँ पे, तो ये इनको भी ब्रदर और सिस्टर ही बोलेगा, ना कि कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर। ठीक है, सिंपली वो जिस तरह से अपने सिबलिंग्स को एड्रेस करता है उसी तरह से इनको भी एड्रेस करेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और आप ये सिंपल सा लाइन डायग्राम तो ज़रूर ही ड्रॉ करें अगर आपको हवाईयन या किसी भी टाइप के किनशिप को डिफाइन करने के लिए बोला जाए। हवाईयन टर्मिनोलॉजीज आपको लगभग वर्ल्ड में 1/3 सोसाइटीज़ में पाई जाएंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं पॉलिनेशियन आइलैंड, ये आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे देखिए कहीं भी कोई भी एक डिस्टिंग्विश की नहीं जाती है चीज़ें, फादर मदर तो एक जनरेशन के सारे लोग फादर मदर है और दूसरे जनरेशन वाले आपके ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आप सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको अगर याद हो तो हमने जब डिसेंट में पढ़ा था, जो एम्बिलिनियल डिसेंट्स थे उनका भी कुछ ऐसा ही मानना था, वो इस तरह से भेदभाव नहीं रखते हैं इन अमंग्स द वेरियस जनरेशंस, वो सभी को इक्वली डिसेंट्स मानते हैं। तो दैट इज यू कैन से कि ये जो हवाईयन टर्मिनोलॉजी किनशिप जहाँ पे भी फॉलो करते हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम द एम्बिलिनियल डिसेंट। ठीक है, तो आप इसको इन्फरेंस के तौर पे अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये पॉलिनेशियन आइलैंड का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ एम्बिलिनियल डिसेंट। ठीक है, और यहाँ पे दोनों फैमिलीज इक्वल ट्रीट की जाती है, तो एंसेस्ट्रल लाइन ट्रेसिंग में लेस बाइसनेस होता है कि पैटर्नल है या मैटर्नल है। ठीक है, उस टाइप से ये यहाँ पे चीज़ें आपको वैसे नहीं मिलेंगी। देन हम बात करें सुडानिस किनशिप की, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको सूडान में मिलेगा, हम देख लेंगे और कहाँ कहाँ पाया जाता है। और इसके अंदर ये एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन है और टर्मिनोलॉजी है। हमने क्या पढ़ा था, हवाईयन वॉज अ क्लासिफैक्ट्री टर्मिनोलॉजी, और ये जो आपके सुडानीज है इट इज़ द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव
टर्मिनोलॉजी या क्लासिफिकेशन आप जो भी बोल सकते हैं। इसके अंदर नो टू रिलेटिव्स शेयर द सेम टर्म, यानी कि कोई भी जो दो रिलेटिव्स है वो एक जनरेशन में हो दूसरे जनरेशन में हो, आप उनको सेम नाम से नहीं बुलाते, उनका नाम बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है, बहुत आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से उनको डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना फेबोरोर, यानी कि फादर्स ब्रदर, आप वो एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहे, फादर के ब्रदर हैं वो, वट एवर लाइक दैट। और ये बिल्कुल आपके हवाईयन का अपोजिट मान सकते हैं, क्योंकि ये उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। हवाईयन में तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है, सब भाई भाई, सब बहन बहन एंड सब माता और सब पिता, लेकिन सुडानीज के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इनको देखेंगे तो इनमें क्या होता है कि ईच कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव इज गिवन अ डिस्टिंक्ट टर्म बेस्ड अपॉन द जीनेलॉजिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ईगो ऑन द ईच साइड ऑफ फैमिली, एंड देयर कैन बी 8 डिफरेंट कजन टर्म ऑफ हुम वन कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईगोज, ब्रदर, सिस्टर, वट एवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ईगो है, आप खुद को यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, इनके ये मदर है, यहाँ पे इनके फादर है, और इनके फादर के साइड में इनके फादर के एक ब्रदर है और फादर की एक सिस्टर भी है, ठीक है। तो अब ये इनको कैसे बोलेंगे, फादर तो इनके फादर हो गए, मदर इनकी मदर हो गई, लेकिन जो फादर के ब्रदर है उनको फादर्स ब्रदर के तरीके से ये एड्रेस करेंगे। देन फादर की जो सिस्टर वो फादर्स की सिस्टर कहलाएंगी, वही मदर के साइड में मदर सिस्टर्स एंड मदर्स ब्रदर। और जो इनके बच्चे होंगे, लाइक यू कैन सी, फादर के जो ब्रदर के बच्चे होंगे वो पैटर्नल पैरेलल कजन होंगे, और यहाँ पे जो सिस्टर होंगी वो क्रॉस कजन होंगी। रिमेंबर, जो सेम सेक्सेस वाले होते हैं हम उनको पैरेलल कजन्स कहते हैं, और जो अपोजिट सेक्स वाले होते हैं उनको क्रॉस कजन। चूंकि ये फादर है, ही इज अ मेल, तो और यहाँ पे ये मेल है, तो इन दोनों में क्या होगा, पैरेलल कजन, और चूंकि ये फीमेल है तो ये हो जाएंगी आपके क्रॉस कजन, ठीक है। सिमिलरली मदर की साइड में भी वैसे ही होगा, मदर की जो सिस्टर के बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल कजन हो जाएंगे, मैटरनल पैरेलल कजन, क्योंकि ये सेम सेक्सेस हैं। देन ये फादर, इनके जो ब्रदर के बच्चे होंगे वो क्रॉस कजन्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मदर और ब्रदर इन दोनों का अपोजिट सेक्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुडानिश किनशिप सिस्टम। ये आपको कहाँ मिलेगा, सूडान में और टर्की में, ऑफकोर्स नाम में ही है। टर्की यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन के आसपास, और सूडान भी आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को फॉलो करती हैं। और मोस्टली यहाँ पे आप एक डिस्टिंक्शन बना सकते हैं बिटवीन दी किन्समैन मिरर्स द सोसाइटी डिजायर टू डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑक्यूपेशन एंड पॉलिटिकल पावर। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये तो होती ही होती है, साथ ही साथ यहाँ पे और भी बेस्ड अपॉन दी ऑक्यूपेशन, क्लास, पॉलिटिकल पावर, इन बेसिस पे भी काफ़ी टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। देन हम स्कीमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली, एक क्लासिफैक्टरी सिस्टम की बात करी हमने, एक डिस्क्रिप्टिव की बात करी। ये जो स्कीमो है ये दोनों ही है, ये क्लासिफैक्टरी भी है और ये डिस्क्रिप्टिव भी है। इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू द सेक्स एंड जनरेशन ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन लीनियल रिलेटिव्स। लीनियल रिलेटिव याद है हमने क्या बात करी थी, लीनियल रिलेटिव्स जो आपके डायरेक्टली आप जिसके डिसेंडेंट्स हो या जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में, यानी कि दोज रिलेटेड बाय अ लाइन ऑफ डिसेंट। और कोलैटरल रिलेटिव कौन से हो गए, दोज रिलेटेड बाय ब्लड बट नॉट डायरेक्टली बाय द लाइन ऑफ डिसेंट। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसके सिबलिंग के जो डिसेंडेंट हो गए, आप उनसे डायरेक्टली ब्लड रिलेटिव्स तो नहीं हो, राइट, या आप मतलब सॉरी उनसे ब्लड रिलेटिव तो हो लेकिन आप उनके डिसेंडेंट्स तो नहीं हो, वो तो अलग ही किसी फैमिली में चले गए, ठीक है। तो ये कोलैटरल और लीनियर रिलेटिव के बेसिस पे भी ये स्कीमों के अंदर डिवीजन होते हैं। और इसमें जो लीनियर रिलेटिव्स है दे हैव हाईली डिस्क्रिप्टिव टर्म, और जो कोलैटरल रिलेटिव्स होते हैं उनके हाईली क्लासिफैक्टरी टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। जो आपके आंट और अंकल होते हैं दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पेरेंट इन द स्कीमो सिस्टम एंड सेपरेटेड ओनली बाय जेंडर, ठीक है। और द स्पाउस ऑफ आंट एंड अंकल मे ऑल्सो बी गिवन दीज किन टर्म्स, ऑल कजन्स आर लम्प्ड टुगेदर एंड नो किनशिप डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन अंकल, आंट एंड कजन विद रिगार्ड टू दी साइड ऑफ द फैमिली। यानी कि वो मैटरनल और पैटर्नल वाला जो हमने सिस्टम देखा था इन द केस ऑफ सुडानीज, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल बेसिकली इनके डायग्राम को देख के समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज यू कैन सी, ये ईगो यानी कि मान लीजिए आप हैं और ये आपकी मदर है, ये आपके फादर हैं, ठीक है। तो ये जो आपके मदर के साइड वाले सिस्टर और ब्रदर हैं उनको भी आप आंट और अंकल ही बोलेंगे, और जो आपके फादर वाले साइड के भाई बहन हैं आपके फादर के, उनको भी आप अंकल और आंट बोलेंगे, यानी कि कोई डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं किया गया, मैटरनल या पैटर्नल का कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है। दूसरा जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर है वो तो ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, यानी कि ये कौन है, ये आपके लीनियल किन्स है, ठीक है। लेकिन ये वाले कौन है, ये आपके कोलैटरल किन्स है, ये सारे
कोलैटरल किन्स है ना, इधर वाले भी कोलैटरल है, इधर वाले भी कोलैटरल है, तो इनको आप सेम टर्म से डिनोट करेंगे। अगर ये कजन है तो ये भी कजन है, हम जेंडर के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड नहीं करें हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग रिटन आउट देयर, ठीक है। आप अगर इसको पॉज करके भी पढ़ेंगे तो यू विल सी जो हमने अभी बात की है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसको याद करना भी आपको काफ़ी आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं। जो मोस्टली आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप यहाँ अपने एक मिरर इमेज लगा दिए, ठीक है। जैसे इधर है वैसे ही इधर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन ये जो आपके ये वाला जो पार्ट है इसके बीच में डिफरेंस है, ये आपके सिस्टर ब्रदर मदर फादर बेस्ड अपॉन दी सेक्सेस है, लेकिन जो बाकी ये वाले और ये वाले हैं इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये स्कीमो किन नेमिंग सिस्टम कहाँ पाया जाता है? इन सोसाइटीज दैट यूज बायलैटरल प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट। बायलैटरल प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट क्या होता है? जिसमें आप ऑल बायोलॉजिकल जो आपके होते हैं रिलेटिव्स उनसे आप डिसेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड द बायलैटरल प्रिंसिपल एंड दैट स्ट्रांगली एम्फसाइजेस द न्यूक्लियर फैमिली ओवर द मोर डिस्टेंट किन्समैन। और इसमें जो ईगो के मदर और फादर होते हैं और एंड कोलैटरल्स रिलेटिव्स आर कंसीडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि इसमें आपके अंकल आंट जो भी हैं और इधर साइड भी वो भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके फादर और मदर, क्योंकि ये कौन सा डिसेंट फॉलो कर रहे हैं? दे फॉलो द बायलैटरल प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। देन कुछ एक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो इन्यूट्स स्कीमोज जो होते हैं आपको ये कनाडा और ये ग्रीनलैंड वाले रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ एन किनशिप टर्मिनोलॉजीज बीइंग यूज्ड वाइडली, ठीक है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम रिलेटिव्स आर लम्प्ड टुगेदर विद द सेम लिंग्विस्टिक टर्म इन द स्कीमो एंड अदर किन नेमिंग सिस्टम, पीपल डू नॉट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन देम एज यूनिक इंडिविजुअल. And for instance, you would make a distinction between your uncle X and your Y by using their names along with the kinship term. यानी कि आप मान लीजिए आप अंकल तो दोनों ही साइड के हैं, ठीक है। तो एक अंकल का नाम अंकल सैम है, आपके जो मामा वाले साइड है, बेसिकली आपके जो मदर वाले साइड के अंकल है उनको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो सैम अंकल है, क्योंकि पता कैसे चलेगा? अंकल तो सभी है। अरे आप किस अंकल की बात करो, आपको बताना तो पड़ेगा ना। कल को आने वाले आपके सैम अंकल है और आपने अंकल अंकल बोल के आपकी माता को पता ही नहीं चला कि उनके भाई आने वाले हैं, और भाई किसके आगे? आपके पिताजी के भाई आगे, पीटर अंकल आगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एंड स्कीमो सिस्टम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज फाउंड अमंग सम ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ऑल्दो उतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। हवाइयन टर्मिनोलॉजी तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, बट हाँ इन जनरल इट इज़ कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट सिस्टम। और ये आपको स्कीमोज इन्यूट्स यहाँ पे पाया जाएगा मोस्टली जहाँ पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है डिसेंट्स की, ठीक है। तो आपने कल भी पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जहाँ पे भी बायलैटरल डिसेंट्स फॉलो करते हैं वो इस टाइप की सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे रिसोर्सेज की कुछ कमी होती है, ताकि थोड़ा सा इधर से भी ले ले थोड़ा सा उधर से ले ले और चीज़ें अच्छे से चलती रहे। तो उतना ज़्यादा भेदभाव इन सिस्टम्स में नहीं होता है। एंड ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटीज़ फॉलो सच अ काइंड ऑफ एन स्कीमो सिस्टम टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इरकॉस सिस्टम, ये बोथ आपका क्लासिफैक्टरी भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इन एडिशन टू सेक्स जनरेशन आप सिबलिंग्स के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द अपोजिट सेक्सेस ऑफ द पेरेंटल जनरेशन में भी डिफरेंस करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये जब हम बोल रहे हैं तब समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी के लिए आप एक बार देख लीजिए, जब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे थिंग्स विल बी मच क्लियर, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिबलिंग्स ऑफ द सेम सेक्स क्लास एज ब्लड रिलेटिव, बट सिबलिंग्स ऑफ द अपोजिट सेक्स काउंट एज रिलेटिव बाय मैरिज। एंड इसके अंदर आपके जो ओन पेरेंट एंड मैटरनल आंट एंड पैटर्नल आंट है, दे हैव द सेम किनशिप एज द मदर एंड फादर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि मदर के केस में जो उनकी बहन होंगी हु हैज़ द सेम सेक्स, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, तो वो आपके मदर कहलाएंगे, और जो फादर के केस में जो उनके ब्रदर हैं वो फादर कहलाएंगे, बट दैट वोंट बी एप्लीकेबल फॉर दी मदर्स ब्रदर एंड फादर्स सिस्टर, ठीक है। ये भी आप जब डायग्रामेटिकली देखेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और सेम गोज विद द सिबलिंग्स, आपके जो ओन सिबलिंग्स एंड पैरेलल कजन है, दे हैव द सेम किन टर्म विथ जेंडर डिफरेंस, बट जो क्रॉस कजन्स होते हैं उनका सेम किनशिप होता है और इसमें कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए खुद को एज अ ईगो कंसीडर कीजिए, दिस इज़ यू, ठीक है। और आपके जो मदर है ये आपके फादर है। फादर के केस में जो फादर के ब्रदर हैं हु इज़ अ मेल और आपके फादर भी मेल हैं, तो दोनों के जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है दोनों फादर फादर ही होंगे, ठीक है। और आंट, क्योंकि ये फादर मेल है और आपकी जो आंट है शी इज़ अ फीमेल, तो इनके लिए आप डिफरेंट किनशिप टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ आंट। और इनके जो बच्चे होंगे
वो सिस्टर और ब्रदर कहलाएंगे, क्योंकि ये फादर, ये सिस्टर, ये ब्रदर। लेकिन आंट के केस में क्या होगा, वो कजन्स कहलाएंगे, और यहाँ पे कोई भी आप जेंडर डिफरेंस नहीं कर रहे। सेम गोज विद दी मदर वाला साइड। मदर वाले साइड में चूंकि फादर मेल थे तो ये सारी चीज़ें उनके ब्रदर के लिए लागू होंगी, मदर फीमेल है तो ये सारी चीज़ें इनकी सिस्टर के लिए लागू होंगी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक फीमेल है। ऑलराइट, तो इनके भी जो बच्चे होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सिस्टर और ब्रदर। मतलब यहाँ पे आप जेंडर डिफरेंस करेंगे उनके बेसिस पे भी, और जो ये आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर वाली रहेंगी। लेकिन अंकल के केस में जो कि एक मेल है, इनके केस में क्या हो जाएगा, ये कजन्स होंगे, और यहाँ पे कोई भी जेंडर डिफरेंस आप नहीं देखेंगे, ठीक है। और इरकॉय सिस्टम में क्या होता है, इट मे बी ईदर पेट्रीलिनियल और मेट्रीलिनियल एंड इज यूजुअली नॉट स्ट्रांगली वन और द अदर। ऑलराइट, तो हमने अभी तक जितने भी किनशिप टर्मिनोलॉजीज बात की, हमने बात किया कोई एम्बिलिनियल था, कोई बायलैटरल था। तो उसी के केस में इरकॉइज जो सिस्टम होता है या तो ये पेट्रीलिनियल होता है या मेट्रीलिनियल होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन किसी भी तरह के से पूछा जा सकता है कि ये टाइप की किनशिप टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं तो ये सोसाइटी कैसी हो सकती है, तो आप उस केस में ये लिख सकते हैं। और इस केस में लम्प टुगेदर पैरेलल कजन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द फैमिली विद अ सिबलिंग बट डिस्टिंग्विश देम बाय जेंडर, दिस इज व्हाट वी जस्ट सॉ, वही रिपीटेशन ही है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। नाउ एक और यहाँ पे मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि आप जो मदर वाला साइड है तो ये आप इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कजन, राइट। इन जनरल जो आप टर्मिनोलॉजी फैमिली में यूज करते हैं पैरेलल कजन हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, क्रॉस कजन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पैरेलल कजन से रिमेंबर आप शादी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टर और ब्रदर ही तो कहला रहे हैं, इनसे तो आप शादी नहीं कर सकते। अगर शादी आपकी होगी तो कहाँ होगी, क्रॉस कजन में ही हो सकती है। तो आप ये चीज़ एक याद रखिएगा कि जो इरक्वाइज किनशिप फॉलो करते हैं उनमें पैरेलल कजन्स में शादी नहीं होगी, क्योंकि ये भी आपके पैरेलल कजन है और ये भी आपके पैरेलल कजन हो गए, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके ब्रदर और सिस्टर है, और अगर ये दोनों पैरेलल कजन्स हो गए इनके साथ तो शादी होगी नहीं, शादी कहाँ होगी, ये क्रॉस कजन्स वालों में से होगी, ठीक है। तो इनसे शादी हो सकती है, एंड दैट इज वाई इन दिस इज अ रीजन द प्रेफरेंस फॉर मैरिज इज यूजुअली गिवन टू क्रॉस कजन इन दिस सोसाइटी। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पैरेलल कजन है वो आपके डायरेक्टली ब्रदर और सिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रो किनशिप। क्रो किनशिप क्या होता है, इट इज लाइक एरक्वाइज ओनली बट फर्दर डिस्टिंग्विश बिटवीन मदर साइड एंड फादर साइड। अब इसमें मदर और फादर वाले साइड में भी डिफरेंस होता है। हमने अभी क्या देखा कि ऑलमोस्ट मदर फादर साइड में बस आपके जेंडर के आधार पे सेम सेम चीज़ें ही लागू होती हैं दोनों के साइड में, ठीक है। लेकिन क्रो के सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, रिलेटिव ऑन द मदर साइड ऑफ द फैमिली हैव मोर डिस्क्रिप्टिव टर्म एंड रिलेटिव्स ऑन द फादर साइड हैव मोर क्लासिफैक्टरी टर्म। ये अभी के लिए आप याद रखिए, डायग्रामेटिकली थिंग्स विल बी मच क्लियरर। और ये जो सिस्टम है इट्स अ मिरर इमेज ऑफ ओमोहा पैटर्न। ओमोहा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें हम देख लेंगे। ओमोहा पैटर्न इज द मेट्रिलिनियली बेस्ड क्रो किन नेमिंग सिस्टम, ठीक है। ये वाला लाइन अभी के लिए आप याद रखिए, जब ओमोहा पैटर्न पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। और रिलेटिव्स आर ऑल्सो लम्प्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट एंड जेंडर, एंड सिबलिंग एंड पैरेलल कजन ऑफ द सेम जेंडर आर गिविंग द सेम टर्म ऑफ रेफरेंस। मदर एंड मदर्स सिस्टर्स आर ऑल्सो हैव द सेम किन टर्म, ठीक है। मदर और मदर की सिस्टर को सेम किन टर्म बोलते हैं, एंड वंस ओन सिबलिंग एंड पैरेलल कजन हैव द सेम टर्म विथ जेंडर डिफरेंस। और फादर की सिस्टर एंड फादर्स सिस्टर्स डॉटर हैव द सेम किनशिप टर्म। इसको आप स्टार मार्क करके याद रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट है कि जो फादर की सिस्टर है और फादर के सिस्टर की डॉटर, ठीक है, उनका सेम किनशिप टर्म होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके जो फादर है उनकी जो बहन, दैट इज योर बुआ, बुआ की जो बेटी है, तो वो अगर मान लीजिए आप अपनी बुआ को बुआ बोलते हैं तो बुआ की बेटी भी आपकी बुआ ही कहलाएगी, ठीक है। इट्स लाइक दैट ओनली। और जो फादर के ब्रदर है और फादर के सिस्टर के सन है, दे हैव द सेम किनशिप टर्म। ये सन होगा, सन वाला सन नहीं, ठीक है, सन। तो दे हैव द सेम किनशिप टर्म। ऑल किनशिप हैव डिस्टिंक्टिव किनशिप टर्म्स। सो आपके फादर के जो ब्रदर है और फादर की जो सिस्टर के सन है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके फादर के ब्रदर, आपके जो चाचा हैं, अगर आप उनको चाचा बोल रहे हैं तो जो आपकी सिस्टर है उनके जो बेटे हैं वो भी आपके चाचा कहलाएंगे, यानी कि जो सिस्टर की बेटी है वो बुआ कहलाएंगी और जो बेटे हैं वो चाचा कहलाएंगे, ठीक है। दिस इज लाइक दैट। तो ये दोनों एक टिपिकल पॉइंट है, वो आप याद रखें। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मान लीजिए दिस इज यू, अब ये आपकी मदर है, ये आपके फादर हैं, ठीक है। और आपके फादर के साइड वाले जो हैं, यू विल बी कॉलिंग देम फादर ओनली, क्योंकि दोनों का जो सेक्स है दैट इज मेल ओनली, दिस इज मेल, दिस इज मेल, तो ये फादर कहलाए। लेकिन जो आपने इसके पहले वाले सिस्टम में देखा था, इरकॉज में देखा था कि चूंकि ये आपके ब्रदर सिस्टर थे, यहाँ पे भी आपके ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, ठीक है।
और ये वाले जो आंट थे यहाँ पे उनके कज़न हम मार्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी आंट है उनके जो बेटी है शी विल बी कॉल्ड एज आंट ओनली, और जो उनके बेटे हैं ही विल बी कॉल्ड एज फादर। क्यों? क्योंकि उनको क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे, फादर के जो ब्रदर के लिए टर्मिनोलॉजी होगी, वो तो हमने एग्जाम्पल देके बोला था ना कि अगर उनको मान लीजिए चाचा कहते हैं तो वो चाचा ही कहलाता है, लेकिन क्या इनको कह रहे हैं, इनको फादर कह रहे हैं। तो अगर इनको फादर कह रहे हैं तो ये भी फादर ही कहलाएंगे, क्योंकि इनका और इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इक्वल होंगी, ठीक है। मदर के केस में आप देख लीजिए क्या होगा। मदर के केस में जो उनकी बहन है उनको तो हम मदर ही कहेंगे, और उनके जो बच्चे हैं वो भी आपके सेम टर्मिनोलॉजी से कहलाएंगे जैसे आप अपने सिबलिंग्स को कहते हैं। लेकिन जो मदर के भाई है ही विल बी कॉल्ड अंकल, ठीक है। और उनके जो बच्चे हैं उनमें आप कोई भी जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, ये दोनों कजन्स ही कहलाएंगे। ये भी कजन है, ये भी कजन है। इसमें से कौन कजन फीमेल है कौन कजन मेल है उसको आप मतलब संबोधन के तौर पे उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप अर्न, दैट मीन्स यू आर टेलिंग कि अच्छा शी इज़ अ फीमेल, ये फादर आप बता रहे, दैट मीन्स ही इज़ अ मेल, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है विद द इरोक्वाई सिस्टम, आप वो भी याद रखिए। अब क्रो और जो नेक्स्ट सिस्टम है ओमाहा, उसमें क्या है हम वो आगे देख लेते हैं। ओमाहा लाइक इरोकोस बट फर्दर डिस्टिंग्विश बिटवीन मदर साइड एंड फादर साइड, और इसमें रिलेटिव ऑन द मदर साइड ऑफ द फैमिली हैव मोर क्लासिफैक्टरी टर्म एंड द रिलेटिव्स ऑन द फादर साइड हैव मोर डिस्क्रिप्टिव टर्म। और ये देखिए आप यहाँ पे इसके केस में ये चीज़ उल्टा था, फादर के केस में मोर क्लासिफैक्टरी था और मदर के केस में मोर डिस्क्रिप्टिव था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फादर के केस में यहाँ पे मोर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है और मदर के केस में मोर क्लासिफैक्टरी हो रहा है, ठीक है। एंड ओमाहा किन नेमिंग सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी दैट यूज पेट्रीलिनियल डिसेंट and relatives are lumped together on the basis of descent and gender। हम इसको डायरेक्टली ना अब ये डायग्राम से समझते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। आप यहाँ पे हैं, ये आपकी मदर है, ये फादर है। फादर वाले साइड में आपका क्या होगा, फादर के जो आपके ब्रदर होंगे हैविंग द सेम सेक्स ही विल बी कॉल्ड एज फादर ओनली। जो उनके बच्चे हैं दे विल बी सिस्टर एंड ब्रदर। जो आपके फादर की बहन है शी विल बी आंट, और जो उनके बच्चे हैं वो आप कज़न कहलाएंगे। पहले के केस में क्या था, वहाँ पे वो आंट और फादर कहला रहे थे, लेकिन यहाँ के केस में ये चूंकि एक डिस्क्रिप्टिव सिस्टम हो चुका है तो दे विल बी कजन्स ओनली। अब यहाँ पे क्या होगा, मदर के साइड में चेंजेस आएंगे। मदर के साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सिस्टर और ब्रदर एज इट इज़ ही हैं, लेकिन जो अंकल है यानी कि आपके जो मदर के ब्रदर है यहाँ पे उनके जो बच्चे हैं उनके लिए अब टर्मिनोलॉजी जो थी आपके पिछले बार क्रो में वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये अंकल कहला रहे थे तो ये अंकल कहलाएंगे, और चूंकि ये मदर हैं और ये चूंकि ये फीमेल है तो ये मदर कहलाएंगी, ठीक है। तो यू कैन सी दिस एज अ काइंड ऑफ एन मिरर इमेज ऑफ क्रो सिस्टम, ठीक है। क्रो सिस्टम में जैसा था यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से उलट दी गई हैं, ऑलराइट। तो आप उससे उस तरीके से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। देन डिफरेंस एंड ओमाहा एंड क्रो सिस्टम के बीच में अगर आप देख ले, जो हमने अभी अभी देखा भी है, इट कैन बी सीन एज अ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर क्रॉस कजन्स वेदर और नॉट अंकल्स एंड आंट आर लम्प्ड विद देम, एंड द डिफरेंस स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ओमाहा सिस्टम इज पेट्रीलिनियल एंड द क्रो सिस्टम इज मेट्रीलिनियल, ठीक है। आप यहाँ पे देखें ओमाहा सिस्टम जो है ये आपका पेट्रीलिनियल सिस्टम है एंड द क्रो सिस्टम इज मेट्रीलिनियल सिस्टम, ऑलराइट। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। देन हमने जितनी भी अभी तक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है ये उसी की बेसिकली समरी ही है। आप चाहे तो उसको पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है किसी दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछ दिया जाए। मान लीजिए आपको हवाईयन और ओमाहा के बीच में पूछ लिया जाए, ठीक है, या तो ओमाहा और क्रो के बीच में पूछ लिया जाए, या इरक्वाइज और सुडानीज के बीच में पूछ लिया जाए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर एवरीथिंग रिलेटेड टू दी टर्मिनोलॉजी इन दैट केस, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अगर इन लाइन डायग्राम्स को याद रख लेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। और सेम गोज विथ दिस टाइप ओनली, यहाँ पे भी आपके जो सारे किनशिप टर्मिनोलॉजीज है वो इकट्ठे आपको दे दिए गए हैं। और बेसिकली आप एक बार देख सकते हैं जैसे जैसे ये टर्मिनोलॉजीज में बढ़ोतरी होती जाती है, आप देखेंगे कि उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सिबलिंग्स, फिर सिबलिंग्स कज़न, देन क्रॉस कज़न और पैरेलल कज़न भी पिक्चर में आ जाते हैं। देन पैरेलल कज़न के साथ आपके मैटरनल और पैटर्नल कज़न्स भी पिक्चर में आने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है फ्रॉम हवाईयन टू दी सुडानीज। आप चाहे तो इसको भी एक बार पॉज करके आराम से देखिए, थिंग्स विल बी मच मोर क्लियरर टू यू। ऑल्दो हमने अभी तक जितना पढ़ा है आप उतना याद रख लेंगे तो आपको चीज़ें आसान से याद हो जाएंगी। आप डिसेंट याद रखें, आप कौन सा उनका डिसेंट है, पेट्रीलिनियल है, मेट्रीलिनियल है, बाइलिनियल है, एम्पीलिनियल है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे और 2-3 बार उसको देखेंगे स्पेशली एग्जाम के पहले भी ना, तो आपको याद हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये।
ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट मॉर्गन स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफैक्टरी टर्मिनोलॉजीज. इन्होंने 3 टाइप के डिफरेंट मीनिंग्स निकाले थे इस पे. ठीक है, जो इतने सारे इन्होंने क्लासिफिकेशन देखे, इसके बेसिस पे 3 चीज़ें उन्होंने बेसिकली डिडक्शंस दिए थे, और वो क्या डिडक्शंस थे हम एक एक करके वो देख लेते हैं. मॉर्गन ने डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी जो टर्मिनोलॉजीज थी, इनके बेसिस पे आप कह सकते हैं जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, वो पॉइंट आउट किए थे 3 बेसिस पे. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. पहला उन्होंने ये बताया था कि ये प्योरली लेक्सिकल है. इफ़ यू सी हियर, अगर हम सिंपली बात करें कि जो आपके क्लासिफैक्टरी टर्मिनोलॉजीज है, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज है, क्लासिफैक्टरी जो होते हैं दे आर लाइक सिंपल टर्म्स ओनली, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं दे आर द सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स. मतलब सिंपल्स भी होते हैं उनमें, बट कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है. जेनोलॉजिकली किनशिप की अगर हम बात करें, जो आपकी फैमिली ट्री वाली बात हो जाती है, तो क्लासिफैक्टरी के केस में ये सिंथेसाइजिंग होती है, बट इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव ये प्योरली एनालिटिकल रहती है. देन कोलैटरल और लीनियर किन्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स और जो आपके ओनली ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, डिसेंडेंट्स नहीं होते, इन केस ऑफ क्लासिफैक्टरी ये मर्ज्ड होते हैं. बट इन केस ऑफ जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो डिस्टिंक्ट रहते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द क्लासिफैक्टरी एंड डिस्क्रिप्टिव एज पर दी मॉर्गन. तो ये वाली आप चीज़ें, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखी गई हैं, तो दैट यू शुड रिमेंबर. बिकॉज अगर आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है क्लासिफैक्टरी और डिस्क्रिप्टिव, तो शायद उनके बीच में डिफरेंशिएशन भी आपको पूछ लिया जाए, देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 लाइन्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल प्रैक्टिस एंड किनशिप टर्मिनोलॉजीज की. सी, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करके बताया कि सोशल प्रैक्टिसेस में किनशिप टर्मिनोलॉजीज का क्या यूज़ है. यानी कि जो 6 टर्मिनोलॉजीज थी, इनके बेसिस पे इन्होंने अपने अलग अलग जो विचार थे वो रखे. तो हम एक एक करके 2-3 फेमस पर्सनालिटीज़ के विचारों के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, लाइक मुड्रक ने क्या कहा था, जीपी मुर्डॉक, अगर आपको याद होगा तो मैरिज को लेके इन्होंने काफ़ी स्टडी करी थी और किनशिप पे भी करी थी. तो इनके हिसाब से इन्होंने एक कोरिलेशन फाइंड किया था बिटवीन द क्रो एंड द ओमाहा सिस्टम. और क्रो और ओमाहा सिस्टम कौन कौन से, अगर आप देखें, क्रो किनशिप यहाँ है एंड दिस इज द ओमाहा किनशिप. क्रो किनशिप में क्या था, सारी चीज़ें जो आपके आंट वाले साइड थे, यानी कि आपके जो फादर के सिस्टर वाले साइड थे, वो आंट और फादर बन जाते थे. यानी कि इनका और इनका जो टर्मिनोलॉजी था वो सेम हो जाता था, और इनका टर्मिनोलॉजी सेम हो जाता था. लेकिन ओमाहा के केस में यही चीज़ें उलट के आपके मदर वाले साइड चली जाती थी. इसमें इन दोनों का जो टर्मिनोलॉजी था वो सेम हो जाता था, और इन दोनों की टर्मिनोलॉजी सेम हो जाती थी. ठीक है, दैट इज़ व्हाट ओमाहा एंड क्रो, बस एक थोड़ा सा मिरर इमेज था. तो इनके केस में क्रो और ओमाहा के बीच में एक कोरिलेशन है. और वो कोरिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं. यहाँ पे एक सोशल प्रेशर जो होता है दैट कम्स फ्रॉम डिस्टिंग्विशिंग हु इज़ हु एंड हु इज़ नॉट इन वंस मेट्रीलिनियर एंड पेट्रीलिनियर लिनेज. यानी कि आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि मेट्रीलिनियर और पेट्रीलिनियज में कौन है और कौन नहीं, बिकॉज आपको पता होगा क्रो और ओमाहा या तो ये पेट्रीलिनियर होते हैं या तो मेट्रीलिनियर होते हैं, राइट. और मुड्डक ने ये भी बोला था, रिटर्न टू दीज फाइंडिंग ही एड्स दैट अ क्लान सिस्टम और द एक्सोगेमस moieties also favor Crow and Omaha cousin terms. यानी कि जो एक्सोगेमस moieties फॉलो करते हैं, यानी कि वो आउटसाइड दी moiety शादी करना पसंद करते हैं, वो इस टाइप के क्रो और ओमाहा सिस्टम को फॉलो करते हैं. एंड इन बोथ दिस इंस्टेंसेस द किन सिस्टम रिफ्लेक्ट हु मे बी अवेलेबल फॉर मैरिज. क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ना कि आप किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी टर्मिनोलॉजीज पे ही बेस्ड होगा, जैसे हमने इरोक्वाइज के भी केस में देखा था, राइट. कुल्ट ने क्या कहा था, कुल्ट ने 1965 में बताया था कोरिलेशन बिटवीन ओमाहा कजन टर्म एंड पैट्रिलिनियल डिसेंट एंड प्रेफरेंशियल मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज. ऑन द अदर हैंड क्रो टर्म्स जो होते हैं दे प्रेफर मैट्रिलिनियल डिसेंट एंड प्रेफरेंशियल पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज. ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है कि आपके क्रो टर्म मैट्रिलिनियल डिसेंट्स के होते हैं एंड प्रेफरेंशियल पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज, बिकॉज एज यू कैन सी ये जो क्रो के केस में है, इनके केस में अगर आप बात करें इफ़ दे फॉलो द मैट्रिलिनियल डिसेंट, और क्रॉस कजन मैरिज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर इज़ द कज़न, तो ये तो शादी इसी से कर सकते हैं ना, यहाँ पे तो इनसे शादी करेंगे नहीं ये, राइट. क्योंकि ये तो इनके सिस्टर और ब्रदर हो जाते हैं, तो इनको अगर शादी करनी है तो इसी लाइन में जा सकते हैं, और इधर भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे विल बी देयर आंट एंड फादर, और ये तो सिस्टर और ब्रदर है ही, और आंट और फादर से तो शादी हो नहीं सकती है, बच्चे यहाँ पे कौन, ये तो क्रॉस कजन कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे. और हम ओमाहा के केस में अगर बात करें तो ओमाहा के केस में अगर आपको शादी करनी हो तो आपको कहाँ जाना होगा, इन दोनों से ही हो सकती है, और तो कहीं हो नहीं सकता. इधर जो ये केस है ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है बिकॉज ये आपके मदर और अंकल कहलाएंगे,
और ये तो आपके सिस्टर और ब्रदर ही है, तो इधर तो शादी हो नहीं सकती, तो जो आपके प्रेफर्ड बचे वो तो बस ये जो ग्रीन वाले वही बचे। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेट आउट हियर, ठीक है, कोल्ट के केस में। देन गुडी ने बताया था ही सर्वेज द कजन टर्म एंड फाइंड्स अ कोरिलेशन बिटवीन द हवाईयन टर्म and the prohibition of cross cousin marriage. A cross cousin marriage will be called sibling in the Hawaiian system. So here the semantic system reflect the incest taboo. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हवाईयन सिस्टम में क्या था, ये सारे के सारे आपके सिस्टर ब्रदर हो गए, ठीक है। तो ये तो अगर आपस में किसी की भी शादी होती है तो वो तो इंसेस्ट टैबू कहलाएगा ना, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते आप सेम जो आपके भाई बहन हैं या फादर और डॉटर के बीच में शादी हो नहीं सकती, ब्रदर और सिस्टर के बीच में नहीं हो सकती, दैट्स कॉल्ड इंसेस्ट एंड दैट इज प्रोहिबिटेड। तो इसीलिए हवाईयन के केस में यहाँ पे तो कहीं पे भी शादी नहीं हो सकती, ये आप ईगो है, आप चाहेंगे इनसे 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 कहीं पे भी आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट द गुडी सेड, ठीक है, अपनी फाइंडिंग्स में बेस्ड अपॉन दिस टर्मिनोलॉजीज, ऑलराइट। और ये जितने भी इंट्यूशन से अंडरलाइंग दिस कोरिलेशन इज दैट द सिमेंटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट सोशल प्रैक्टिसेस, क्योंकि इनके बेसिस पे ना आप किसको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, हम उन्हीं के बेसिस पे तो डिफाइन करेंगे कि आप किससे शादी कर सकते हैं या किससे शादी नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट। तो वही सारी चीज़ें आपको अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट है उन्होंने बताई है, दैट यू कैन मेंशन इफ़ यू आर आस्क्ड टू कि किनशिप टर्मिनोलॉजीज का सोशल प्रैक्टिसेस में क्या रोल रहता है, ठीक है। तो आप वो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नाउ किनशिप बिहेवियर की अगर हम क्विकली बात कर ले तो किनशिप बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेटिव्स के साथ सोसाइटी में आपका एक रिलेशनशिप होता है। अगर हम इसको इस तरह से बात करें जो जीजा साली का रिलेशनशिप होता है या तो देवर भाभी का जो रिलेशनशिप होता है इन आवर सोसाइटी, वो काफ़ी मजाकिया तरीके का होता है, राइट। तो उसी तरह से किनशिप बिहेवियर सोसाइटीज़ में डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला इज अवॉइडेंस। आपने देखा होगा इन सम फैमिलीज कि हरियाणा में अगर आप देख ले या बिहार में झारखंड में कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पे पल्लू रखने का एक रिवाज होता है कि जो घर की बहू होती है वो अपने जो फादर इन लॉ है उनके सामने बिना पल्लू के नहीं जा सकती, और कुछ ऐसा होता है कि वो अपने जो हस्बैंड है उनके बड़े भाई के सामने नहीं जा सकती। तो ये कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स होते हैं जो मनाए जाते हैं, दैट इज़ बेस्ड अपॉन दी किनशिप टर्मिनोलॉजीज कि आपके वो रिश्ते में क्या लगते हैं, बेस्ड अपॉन दैट ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे इन द सेम मैनर अ वुमन ट्राइज टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ हर सन इन लॉ ऑल्सो। किसी केसेस में ऐसा भी होता है जो आपकी सन इन लॉ होते हैं आप उनके सामने भी जो उनकी सास होती है उनकी मदर इन लॉ होती है वो नहीं जाती हैं, कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। देन जोकिंग रिलेशन जो हमने बात की, जीजा साली या जीजा साली या देवर भाभी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, या तो जो क्रॉस कजन्स होते हैं या इवन ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच में जो काफ़ी रिश्ता होता है वो भी मजाकिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये मजाकिया रिलेशन किसके बीच में नहीं होगा, जैसे अगेन आपके जो हस्बैंड है उनके जो बड़े भाई है उनके साथ आप ऐसा मजाकिया रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन नॉर्म्स दैट इज फॉलो इन द सोसाइटी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग कि हर एक सोसाइटी में मतलब हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन एक सोशल नॉर्म आप इसको देख सकते हैं कि जनरल वे में आप इस तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देन एवनक्यूलेट के अंदर क्या होता है, जो मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ होती है स्पेशली, हमने पहले भी देखा हुआ था कि कैसे अफ्रीकन सोसाइटीज़ में जहाँ पे मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे जो मदर के भाई होते हैं, ठीक है, जो मैटरनल अंकल होते हैं वो कैसे एक फादर की ड्यूटी को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मदर के साइड में जो सबसे आप कह सकते हैं इमीडिएट मेल होते हैं हु इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर आ जाती है, और जो उनके नेफ्यू और नीज है, ठीक है, जो उसके भांजा भांजी हैं वो सारे उनके अथॉरिटी के अंदर ही होते हैं, और वो अपने मामा की ही सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। और आपको ये ट्रोबोडॉइड आइलैंडर्स ऑफ मेलेनेशिया में ऐसे सारे बिहेवियर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एवनक्यूलेट भी एक टाइप का सोशल बिहेवियर ही है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बेसिकली आप इनहेरिटेंस बोल लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करना बोल लो, तो आप उसको किनशिप बिहेवियर के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ें आप अलग अलग कैटेगराइजेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ किनशिप बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस तरीके की बिहेवियर्स आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगी। देन इज एमिटेट क्या होता है, द यूजेज ऑफ सिमिलर टू एवनक्यूलेट एंड फाउंड अमॉन्ग पेट्रिलिनियल पीपल। इसके अंदर जो फादर की सिस्टर्स होती है गेट ग्रेट रिस्पेक्ट एंड प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो आपके फादर की बहन होती है, स्पेशली जो बड़ी बहन होती है, उनको आप माँ का दर्जा भी देते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है। एंड शी इज़ मोर देन अ मदर टू द नेफ्यू एंड एक्सर्ट्स हर अथॉरिटी ऑन हिम इन मैनी इवेंट्स ऑन लाइफ। और पोलिनेशिया टोंगा में आपको इस टाइप के किनशिप बिहेवियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जनरली आप आसपास भी देखेंगे तो कई सोसाइटीज़ में ऐसा फॉलो होता है। ये एवनक्यूलेट वाला तो मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में होता है, क्योंकि चूंकि हमारे आसपास जो सोसाइटीज़ है दे आर मोस्टली पेट्रिलिनियल, तो उसके केस में आपको ये एमिटेट बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। देन
कोवेड। कोवेड के केस में क्या होता है, इट्स अ peculiar practice whereby the husband is required to imitate the process of pregnancy and all the behavior that is enjoined upon his wife for the sake of the child's welfare. और इसके केस में husband lead an inactive life and imitate the taboos which the wife is supposed to follow in connection with the childbirth. और ऐसा आपको ट्राइबल कम्युनिटीज, टोडास, उरेल, नायारीज, इनके केस में मिलेगा. सो बेसिकली ये ट्राइबल प्रैक्टिसेस होते हैं that you might not see in the modern societies. Then the another one is techonomy. So techonomy के केस में क्या होता है, in case of rural societies in India, it is quite common as a part of an orthodoxy or some convention to call or to refer one husband as the father of her child. जो हमने देखा टर्म ऑफ रेफरेंस के केस में, आप किसी के रेफरेंस में अगर बात करते हो तो ये एक तरह से उनको अशुभ मानते हैं, उनका हस्बैंड का नाम लेना उनके लिए अशुभ माना जाता है, ठीक है. तो वो उसको किसी और तरीके से रेफरेंस में लेते हैं और बात करते हैं. तो ये भी एक टाइप का सोशल बिहेवियर ही है, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर फॉलो हो रहा है, तो यू कैन अकाउंटेड एज एन सोशल बिहेवियर. और ये आपको खासीज ऑफ मेघालय में ऐसी प्रैक्टिसेस मिलेंगी, ऑल्दो आपको बहुत जगह ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को मिल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट किनशिप इन इंडिया. सी ये वाला जो टॉपिक है ये आपको मैरिज, लैंग्वेज इन और किनशिप के लिए तो है ही है, इन सभी सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. तो आप जो भी यहाँ पे पढ़े वो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे सेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इंडिया में किनशिप के इंपॉर्टेंस की बात करें और यूजेज की बात करें तो आपको पता ही होगा कि हम क्लैन एक्सोगेमी फॉलो करते हैं, कास्ट एंडोगेमी, यानी कि आप एक गोत्र में आपकी शादी नहीं हो सकती और एक कास्ट में आपकी शादी होनी चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली आप मान के चले कि मैरिज पर्पस से और इनहेरिटेंस पर्पस से, ये इन दो पर्पसेस को लेके इंडिया में किनशिप की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. ऑफ कोर्स आप किसको कैसे संबोधित कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स कौन है, उनको जानने पहचानने में, ये सारी चीज़ों में तो होता ही होता है, लेकिन इन दो पर्पसेस के लिए किनशिप की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, कि आप कहाँ शादी करनी है, कहाँ नहीं करनी है और कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें यही डिफाइन करती हैं. सो बेसिकली इरावती कार्वे ने काफ़ी स्टडी करी थी अपॉन दी किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, और इन्होंने अपनी जो स्टडी थी इनके लिए कुछ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को ध्यान में रखा था, जैसे कि कौन कौन से किनशिप टर्म्स इंडिया में यूज़ होते हैं. जैसे कि माँ के लिए आपने देखा होगा इंडिया में, महाराष्ट्र में वो आई बोलते हैं माँ को, कहीं माँ को अम्मा बोला जाता है, कहीं माँ बोला जाता है, कहीं मम्मी भी बोला जाता है, ठीक है. तो इस तरीके के अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं फॉर माँ ओनली. तो उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा था कि इंडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन से किनशिप टर्म्स यूज होते हैं. देन इन टर्म्स का लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर एंड एटीट्यूड को लेके, रूल्स एंड डिसेंट्स एंड इनहेरिटेंस. बेसिकली इसका ये मतलब है, जो सेकंड पॉइंट है, कि आप किसी को माँ जब कह रहे हैं तो कहीं कहीं पे लोग दादी को भी माँ कहते हैं, राइट. अपने जो दादा है उनको भी वो पिताजी कहते हैं. इस तरीके से बहुत सारे कल्चर्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा. तो ये कौन कौन से बिहेवियर एटीट्यूड्स है, और हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पेट्रिलिनियर जो कुछ सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे वो जो एल्डर सिस्टर होती हैं आपके फादर की, उनको माँ का दर्जा देते हैं, उन्हीं के तरह से संबोधित भी करते हैं कहीं कहीं पे. तो ये सारे अलग अलग एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स है. देन रूल्स एंड ऑफ डिसेंट्स एंड इनहेरिटेंस, कि पेट्रिलिनियर सोसाइटीज़ कैसी है, इन सारे के ऊपर भी स्टडी करी थी. देन पैटर्न ऑफ मैरिज एंड फैमिली, और डिफरेंस बिटवीन सांस्कृतिक नॉर्थ एंड द्रविडियन साउथ, क्योंकि साउथ इंडियन कल्चर और नॉर्थ इंडियन कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो उनको भी इन्होंने स्टडी किया था in this comparative study of the kinship organization in India. और इन्होंने पूरी कंट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लाइक नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है. और इस बेसिस पे इन्होंने ये सारी स्टडी की थी बेस्ड अपॉन लिंग्विस्टिक, कास्ट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन. तो हम एक एक करके देख लेंगे ये क्या क्या है. और इन्होंने भी पाया था कि चूंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, आफ्टर द स्टडी शी कंक्लूडेड, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं दैट रिमेन्स कॉमन, कि मैरिज ऑलवेज विद इन द कास्ट और ट्राइब की जाती है इंडिया में, ठीक है, एटलीस्ट दे फॉलो इट. अब वो इन प्रिंसिपल क्या होती हैं चीज़ें या प्रैक्टिकलिटी में क्या होती है वो अलग बात है, लेकिन हाँ जनरली पीपल हैव दिस कंसर्न. देन मैरिज बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन एंड बिटवीन सिबलिंग्स इज फॉरबिडन, यानी कि इंसेस्ट टैबू वाला है वो बहुत ही ज़्यादा फॉलो होता है. और जो गोत्रा क्लैन वाला है वो कहीं फॉलो होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है, जो क्लैन एक्सोगेमी हम बात कर रहे हैं. देन अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो सी नॉर्थ इंडिया में जनरली आपको ब्लड रिलेशन और एफिनल रिलेशंस देखने को मिलेंगे, लाइक कंसिग्विनल और एफिनल जो हमने पढ़ा था. और इसके अंदर आपके कौन कौन से लोग आ जाते हैं, सिंधी, पंजाबीज, हिंदी, पहाड़ी, बिहारी. आज के डेट में झारखंड में डिवाइड हो गया तो बिहार झारखंड दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कुछ मैरिज के सर्टन रूल्स होते हैं, लाइक द रूल ऑफ साशन इज टू की टू ऑल मैरिज अलायंसेस, दैट इज अ पर्सन मस्ट नॉट मैरी इन हिज पेट्री फैमिली एंड मस्ट अवॉइड मैरिज विद द सपिंडा किन. अभी आपके सपिंडा किन क्या होते हैं, हमने
पहले भी देखा हुआ है कि जो आपके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं जिस केस में, और अगर आप उनको पिंड दान कर रहे हैं, हिंदुओं के केस में पिंड दान किया जाता है, तो अगर आप कहीं पिंड दान कर रहे हैं और आपके कोई कॉमन एंसेस्टर्स है, तो आप उनके उस केस में जहाँ आप कॉमन एंसेस्टर्स है आपके, तो उस केस में आप सपिंदास कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बीच में शादी नहीं हो सकती है, दैट इज स्ट्रिक्टली नो नो। एंड गोत्राज इन द ओल्ड ब्राह्मणिक सेंस ऑफ द वर्ड्स आर एक्सोगेमस यूनिट, और गोत्रा सेम गोत्रा में भी शादी नहीं करते, दैट इज ऑल्सो बीइंग फॉलोड इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। और समटाइम्स अ कास्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एंडोगेमस गोत्रास और एक्सोगेमस गोत्रास। बेसिकली कास्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स देखने को मिलेंगे बेस्ड अपॉन दी गोत्रास ऑल्सो, और ये गोत्रा के हिसाब से भी मानते हैं कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्रीवास्तवास, दे वॉन्टेड टू गेट मैरिड अमंग्स द श्रीवास्तव और उससे थोड़े ऊंचे गोत्र वालों के साथ, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जाती हैं। तो बेसिकली इन्होंने कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आइडेंटिफाई किए थे, वो क्या क्या थे कि टेरिटोरियलिटी, जेनिलॉजी, इंसेस्ट टैबू एंड लोकल एक्सोगेमी, ठीक है। जेनोलॉजी बेसिकली वो फैमिली ट्री की ही बात कर रहे हो, इंसेस्ट टैबू तो वी ऑल अंडरस्टैंड, एंड दिस टेरिटोरियलिटी एंड लोकल एक्सोगेमी भी फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया में आपको बेसिकली ये राजस्थान भी सेंट्रल इंडिया का ही पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। देन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात, काठियावाड़ का रीजन भी उसके अंदर आ जाता है। देन महाराष्ट्र और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा ऑल्सो, और राजस्थानी, हिंदी, काठियावाड़ी, मराठी बोलने वाले। एंड ऑल दीज लैंग्वेज आर सांस्कृतिक ऑरिजिन एंड इज देयरफॉर हैव एफिनिटी टू दी नॉर्दर्न जोन, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न जोन आप मानेंगे जो साउथ वाला पार्ट है जहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेजेस यूज होते हैं, उसके कंपैरिजन में एक अपने आप से ही डिवीजन बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप मान जाते हैं कि एक टाइप आप एक साइड आपके नॉर्दर्न इंडियाज है जहाँ के कल्चर्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं आपस में, और एक तब टाइप में सदर्न इंडिया है जहाँ के जो कल्चर्स है वो काफ़ी डिस्टिंग्विश होते हैं अपने आप में, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो सम इम्पैक्ट ऑफ द ईस्टर्न जोन, क्योंकि ये चूंकि इंडिया के पार्ट में अगर आप मान लीजिए दिस इज लाइक पार्ट ऑफ इंडिया, तो जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कोई सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी, और यू कैन से मे बी लाइक हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, ठीक है। और जो ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा गुजरात में भी ट्राइबल्स है, राजस्थान में भी है, इवन आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन जगह सभी जगह पे आपको ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे। तो इन ट्राइबल के अपने आप में कुछ यूनिक कल्चर्स होते हैं और कुछ यूनिक प्रैक्टिसेस भी होती है, ठीक है। और उनमें से इन्होंने जो कुछ फीचर्स नोट डाउन किए थे वो ये थे कि जो क्रॉस कजन मैरिजेस था वो काफ़ी प्रिवेलेंट है, ठीक है। एंड विच आर नॉट विटनेस्ड इन दी नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन जो हमने वो बिहार और पंजाबी सिंधीज वाला देखा, वहाँ पे आपको ये क्रॉस कजन मैरिज देखने को नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ सेंट्रल जोन यू कैन फाइंड कि हाँ क्रॉस कजन्स वहाँ पे होते हैं। एंड मेनी कास्ट आर डिवाइडेड इनटू एक्सोगेमस क्लैन लाइक दी नॉर्थ जोन, तो यहाँ पे भी वो गोत्र वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। एंड इन सम कास्ट एक्सोगेमस क्लैंस आर अरेंज्ड इन द हाइपरगमस हायरार्की। और अगेन जो हमने देखा था कि वहाँ पे भी क्लैंस में सुपीरियर इन्फीरियर होता है, सेंट्रल इंडिया में भी कुछ इसी तरीके का करते हैं। जैसे आप मान के चले कि ये ऑल दो अलग अलग मतलब लीनेज एक है, अलग अलग यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें भी कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है बेस्ड अपॉन द मैरिज, जो आप हाइपोगमस मैरिजेस की बात करते हैं, ठीक है, हाइपरगैमी जिसको बोलते हैं, तो वो आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन जो यहाँ पे आपके राजस्थान का आप एग्जाम्पल अगर ले ले कि जाट फॉलोज 2 गोत्र एक्सोगेमी अलॉन्ग द विलेज एक्सोगेमी, और बनियास जो हैं वो 4 गोत्र रूल को फॉलो करते हैं, और राजपूत जो है वो हाइपरगमस क्लैन में ही शादियां करते हैं। एंड फ्यूडल स्टेटस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर मैरिज अलायंस, क्योंकि राजपूत का बेसिकली वो रॉयल्टी और नोबैलिटी वाला भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। और राजपूत ये एक होमोजीनियस कास्ट तो है नहीं, इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, उनमें भी सब कास्ट होते हैं राजपूत के अंदर भी, ठीक है। और काठियावाड़ गुजरात का एक वन फाइंड अ मिक्स ऑफ पिकुलियर लोकल कस्टम्स एंड नॉर्थन प्रैक्टिसेस। सम कास्ट अलाउ क्रॉस कजन मैरिज, अदर अलाउड मैरिज वंस अ ईयर, एंड सम अदर परमिट वंस एवरी 4 ईयर, 5, 9 और 12 ईयर। तो ये अलग अलग टाइप के मैरिजेस होते रहते हैं और अलग अलग आपको नियम धर्म देखने को मिलेंगे। आज के डेट में वो कितने रेलेवेंट है दैट इज नॉट नोन, बट हाँ अगर आपको लिखना हो तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि गुजरात में इस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, जहाँ पे क्रॉस कजन मैरिज अलाउ होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको करना है तो शायद आपको इतने दिनों पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड द प्रैक्टिस ऑफ नंत्रा दैट इज लिवरेट एग्जिस्ट इवन टुडे। याद है हमने लिवरेट और सोरोरेट के बारे में पढ़ा था कि अगर उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है तो उसको भाई के साथ शादी करनी पड़ती है ऑफ द हस्बैंड, और कैसे उसमें जूनियर और सीनियर लिवरेट होता है, और सोरोरेट आपके सिस्टर के केस में फॉलो हो रहा था, राइट।
तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन मेंशन. देन क्रॉस कजन मैरिज अमंग द काठी, अहीर्स और गंधवा चरण एंड गरासियास कास्ट इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन. सी ऑल दोज हु आर वॉचिंग द वीडियोज, अगर वो आपके कास्ट में भी या आपके यू नो फैमिली में या आपके रीजन में इस तरह की कोई पिक्यूलियर प्रैक्टिसेस हैं तो आप बता सकते हैं, सो दैट वी ऑल गेट टू नो. और एग्जाम में अगर किसी को लिखना हो तो दे कैन इवन मेंशन फ्रॉम द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है. और कोलीज, देर एंड भील्स, बेसिकली आपको मध्य प्रदेश वाले रीजन्स में भी देखने को मिल जाएंगे. दे अलाउ बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉस कजन मैरिज. एंड राजस्थान और गुजरात आर लार्जली फॉलो नॉर्दर्न पैटर्न्स. और आपके जो उड़ीसा वाला थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे आपको ट्राइबल्स मिलेंगे, लाइक गोन्स, अराव, कोन्स, दे स्पीक द्रविडियन लैंग्वेज एंड द किनशिप सिस्टम कैन बी इक्वेटेड विद दैट ऑफ द द्रविडियन स्पीकिंग पीपल. चूँकि ऑल्दो ये पार्ट तो है आपके नॉर्दर्न इंडिया का, और नॉर्दर्न इंडिया में आपको मिलेंगे पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ ट्राइब्स है चूँकि वो द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं तो थोड़ा लैंग्वेज इन्फ्लुएंस भी है और थोड़ा सा कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है. क्योंकि जो गॉन्स, ओराव और ये हैं तो ये आपको और भी दूसरी जगह पे मिलेंगे, तो उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिल जाएंगी. ठीक है. और जो उड़िया स्पीकिंग पीपल होते हैं, दे हैव द सेम टाइप ऑफ कास्ट डिवीजन एज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन विद स्लाइटली डिफरेंट नेम्स. और जो ब्राह्मण्स होते हैं उड़ीसा के, दे सेम्स टू बी इमाइग्रेंट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश. अरंका ब्राह्मण और कर्ण कास्ट जो होते हैं, दे डू नॉट अलाउ क्रॉस कजन मैरिज. तो ये कुछ पॉइंट्स है स्पेसिफिक वाले कि ये वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते क्रॉस कजन मैरिज, ऑल्दो दे आर लाइक द ब्राह्मण्स और द पार्ट ऑफ उड़ीसा ओनली नाउ डेज. चूँकि वो माइग्रेट करके गए थे तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में इस तरह की क्रॉस कजन्स मैरिजेस नहीं होते, तो आज भी वो वहाँ पे वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट दी सदर्न इंडिया. सदर्न इंडिया में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सारे रीजन आपके सदर्न इंडिया के पार्ट हो जाएंगे. ठीक है. और सदर्न इंडिया का जो किनशिप पैटर्न है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन कम्पेयर टू दी नॉर्दर्न इंडिया. हम देखेंगे कैसे. यहाँ पे आपको ज़्यादातर पेट्रीलिनियर या पेट्रीलोकल सिस्टम डोमिनेट करता हुआ मिलेगा. और जो आप केरला में जहाँ जाएंगे नायर को देखेंगे तो उनका एक अलग सिस्टम है. तो कुछ ऐसे हैं सोसाइटीज़, एज यू कैन सी देयर आर सम सेक्शन दैट हैव मेट्रीलिनियर और मेट्रीलोकल सिस्टम एंड दे possess features of both types of kinship organization. And some caste allow polygamy also. ठीक है. Whereas some have polygyny or polygynry. In Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and some amongst the caste of Malabar, patrilinear and patrilocal joint family dominates as the northern zone. तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा. इन कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया आप देखेंगे सदर्न इंडिया में वुमेन की जो कंडीशंस भी हैं वो भी काफ़ी अलग हैं. तो कहीं ना कहीं उस पर किनशिप का भी एक इम्पैक्ट पड़ता ही है. ठीक है. जैसे कि आपके नायर्स हैं, तियांस है, सम मोपलाज ऑफ मालाबार रीजन है, और बंस एंड कनारास डिस्ट्रिक्ट have matrilinear and matrilocal family and is called Tharawar. See, and please sorry for if I'm pronouncing any of the names wrongly. ठीक है. आप उसको करेक्ट कर सकते हैं जो ये इस रीजन के रहने वाले लोग हैं. ठीक है. It consists of a woman, her brother and a sister, her own and her sister's son and daughter, and no affinal relation live in the Tharawar. तो ये एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शादीशुदा वाले जो मतलब शादी के साइड से जो आपका रिलेशंस है उसके कोई भी लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं इन द केस ऑफ थारावाड़. यहाँ पे कौन रहते हैं? वुमेन, उनके भाई, उनके बहनें, हर ओन एंड हर सिस्टर सन एंड डॉटर्स. लेकिन यहाँ पे हस्बैंड का कहीं पे भी आपको रोल नहीं देखने को मिलेगा. तो इट्स अनदर पिकुलियर एग्जाम्पल लाइक द नायर्स तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी एक पिकुलियर एग्जाम्पल है दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन. ठीक है. मैरिज वाले केस में भी. एंड सम कंसिक्वेंस आर एक्सक्लूडेड चिल्ड्रंस ऑफ द मेल. देयर इज नो हस्बैंड वाइफ फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप इन थारावार. ठीक है. तो यहाँ पे भी मोस्टली रोल्स जो है वो ब्रदर ही प्ले करते हैं. Then southern zone have a peculiar feature which are quite different from that of the northern part. ये कौन कौन से हैं? Preferential marriages होते हैं यहाँ पे with elder sister's daughter, and father's sister's daughter with mother's brother's daughter are particularly prevalent in southern India. ये आपको northern India में देखने को नहीं मिलेगा. elder sister's daughter यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि मामा की शादी हो रही है अपनी भांजी से, राइट. तो ये आपको नॉर्थ इंडिया में शायद तो देखने को नहीं मिले. देन फादर्स सिस्टर्स डॉटर, इनसे भी शादी पॉसिबल है in case of preferential marriage in some societies of southern India. And maternal uncle and niece marriages and cross cousin marriages result in double relationship. Of course अगर मामा की शादी नीस से हो जाती है तो रिलेशनशिप तो दो साइड से बन जाएगा ना. एक वो जो मतलब माँ है वो उनका दामाद भी हो जाएगा, उनका भाई. तो that is how the relationship can become quite complicated. और a cousin is also a wife and after marriage cousin is more of a wife than a cousin. तो ये कुछ relationship complications हैं that can come. And comparing the South Indian kinship system with the North Indian one can mention that there is no distinction between the family of birth
and the family of marriage in the south, whereas such distinction is clear in the northern India. लाइक नॉर्दर्न इंडिया में आप कंसिक्यूएंट और एफएनएल को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सदर्न इंडिया के केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे फुआ और फूफा, जो आपके बुआ जिनको बोलते हैं और उनके जो हस्बैंड है, फॉर फादर सिस्टर्स हस्बैंड एंड फादर सिस्टर्स, एंड मामा मामी फॉर मदर्स ब्रदर एंड हिज वाइफ आर यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया। मामा मामी और फुआ फूफा आप बोलते हैं, बट सदर्न इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सदर्न इंडिया में आप अताई इज़ यूज्ड फॉर बोथ फूफा एंड मामी, ठीक है। साउथ इंडिया वाले इसको बता भी सकते हैं कि और कुछ वो रिलेशनशिप को कैसे बोलते हैं वहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे फुआ फूफा और ये है, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता है, वो अताई ही बोलते हैं दोनों को ही, फुआ फूफी और मामी को दोनों को ही अताई बोलते हैं, ठीक है। देन मामा इज यूज्ड फॉर बोथ फूफा एंड मामा। इन नॉर्दर्न इंडिया देयर आर एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ बर्थ एंड द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ मैरिज, बट देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन इन साउथ इंडिया। तो आप ये जो इस पर्टिकुलर शीट में हम देख रहे हैं, इनको आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में किनशिप के ऊपर डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, लाइक हाउ अताई इज द यूज्ड फॉर बोथ फूफी एंड मामी इन केस ऑफ सदर्न इंडिया, बट इन केस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हम बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं, लाइक फूफी एंड मामी के लिए मामी ओनली, ठीक है। Then some relatives appear to be of two successive generations in South. Those Southern and Northern India's kinship system differ in the context of relation by marriage and relation by birth. Although this is the same thing that we just discussed right now, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट आप सेम पॉइंट्स ही देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो दोज हु आर मेकिंग नोट्स दे कैन यूटिलाइज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल्दो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ों को बार बार रिपीट करके और विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन ल्यूइस डिमॉन्ट ने उन्होंने भी एक स्टडी करी थी ऑन दी सदर्न किनशिप, और इनके हिसाब से इन्होंने कुछ पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, पिकुलियर तो नहीं बोलेंगे, इन्होंने कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आउट किए थे ऑफ दी सदर्न किनशिप सिस्टम। वो क्या थे? वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट एक्सचेंज फॉलो किया जाता है। देन द पॉलिसी ऑफ सोशल कंसोलिडेशन, क्लस्टरिंग ऑफ किन ग्रुप इन अ नैरो एरिया, नो शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन किन ऑफ ब्लड एंड किन ऑफ मैरिज, ये तो हमने देख ही लिया, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के केस में बहुत ज़्यादा होता है। एंड ग्रेटर फ्रीडम फॉर वुमेन इन दिस सोसाइटी, ये भी आपने मतलब ऑब्जर्व भी किया होगा और देखा भी होगा। तो ये आपको साउथ इंडिया के केस में अगर मेंशन करना हो तो यू कैन मेंशन अलॉन्ग विद द नेम दैट इज ल्यूइस डिमॉन्ट। देन हम ईस्टर्न इंडिया की अगर बात कर ले तो ईस्टर्न इंडिया is not compact and geographically is not continuous like other zones. ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न बेसिकली हम यहाँ पे अगर रेफर करें तो वहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ट्राइबल आप कह सकते हैं ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और उनके कल्चर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ आपको कम्युनिटीज़ वहाँ पे मिलेंगे, तो कोरकूज, आसामीज़, साका, सिमांग, खासीज़, ये सारे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे। और लैंग्वेज भी उनके बहुत अलग अलग होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। और जब हम कास्ट की क्लासिफिकेशन, सॉरी ट्राइब्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो देयर यू विल नो दैट दे आर मोस्टली ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स, ठीक है, और उनकी लैंग्वेजेस भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। और ये जो सारे लोग हैं स्पीकिंग मुंडरी लैंग्वेज है, पेट्रीलिनियन एंड पेट्रीलोकल फैमिलीज, जो मुंडरी लैंग्वेज स्पीक करने वाले हैं, यानी कि आपने देखा वहाँ पे मुंडरी, मोखमेर, ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो बेसिकली जो मुंडरी लैंग्वेज वाले होते हैं वो पेट्रीलिनियन और पेट्रीलोकल फैमिलीज फॉलो करते हैं, और खासीज आपने देखा होगा दे आर मोस्टली मेट्रीलिनियन। और जो हो सांथाल होते हैं दे प्रैक्टिस क्रॉस कजन मैरिज बट टिल द फादर्स, सिस्टर्स और द मदर ब्रदर्स आर अलाइव। तो ये देखिए कुछ पिकुलियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है जो आप को याद रखनी है। यू कैन मे बी हाईलाइट इट और समथिंग, ताकि आपको याद रहे और आपको मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर पाए कि हो सांथाल में क्रॉस कजन तो होती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक इफ एंड बट है। जैसे आपने राजस्थान वाले केस में भी देखा था कि क्रॉस कजन मैरिजेस तो होती है, लेकिन देयर इज सर्टेन ड्यूरेशन कि इतने सालों पर क्रॉस कजन मैरिज हो सकती हैं, ठीक है, 5 साल में, 12 साल में, इस तरीके से। उसी तरह से यहाँ पे हो सांथाल के केस में भी है कि अगर फादर के सिस्टर और मदर के ब्रदर अलाइव हैं तब ये तब तक नहीं हो सकती हैं, ठीक है, और अगर वो नहीं रहें उस केस में किया जा सकता है। और बॉन्ड के केस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव टैबू ऑन क्रॉस कजन मैरिज बट वन डज नॉट फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कजन मैरिज अमंग्स देम। तो ये बेसिकली ये ग्राउंड स्टडी से पता चला। हो सकता है आज के केस में ये एप्लीकेबल ना हो कि बॉन्डोज वो क्रॉस कजन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कोई टैबू नहीं है उसमें, दे कैन डू इट, बट हो सकता है इन्होंने जब स्टडी करी उस टाइम पे इनको ऐसा देखने को नहीं मिला। हो और मुंडा हैव सेपरेट डॉर्मेटरीज फॉर बैचलर्स एंड मेडन एंड दे इंडल्ज इन प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप। सी ये एक टाइप ऑफ केस स्टडी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको थोड़ा एलैबोरेट वे में पढ़ भी सकते हैं दैट हाउ द हो मुंडा ट्राइब्स हैव दिस डॉर्मेटरी सिस्टम। ऑल्दो आपको पेपर 2 में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना ही है,
अगर आप चाहे अभी आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, ऑल्दो अभी के लिए आप इसको याद भी रख ले अभी के लिए, तो दैट वुड बी एनफ फॉर यू फॉर नाउ. एंड समटाइम्स दीज रिलेशनशिप रिजल्ट इन मैरिज, बट क्वाइट ऑफन द मैरिज मेड इज डिफरेंट फ्रॉम द मेड ऑफ द डॉर्मेट्री डे. तो ये एक प्रैक्टिसेस हैं जो आप कह सकते हैं काफ़ी लिबरल सोसाइटी की तरफ दिखाता है, कि इसमें डॉर्मेट्रीज होती है जहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ होते हैं वो रहते हैं, और इवेंचुअली दे गेट मैरिड. और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे जब वो डॉर्मेट्री में थे, व्हेन दे हैड दिस सेक्सुअल रिलेशनशिप अमंग्स देम, उसी से शादी की जाए, वो किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इस टाइप के कुछ पर्टिकुलर कल्चर्स होते हैं, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स जैसे आपको देखने को मिलेंगे. ब्राइड सर्विसेज भी दी जाती हैं इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स. और ब्राइड सर्विसेज हमने देखा था वो क्या होता है, और ब्राइड प्राइस भी होता है दैट यू विल फाइंड अमंग्स द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. और खासीज और मेघालय का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मेट्रीलिनियल सिस्टम फॉलो किया जाता है. और जो मदर के ब्रदर होते हैं, ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ फादर. और जो डिसेंट होता है वो यंगर डॉटर को जाता है, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की किनशिप में. देन एट द एंड आप फिक्टिव किन के बारे में पढ़ लेते हैं. सी फिक्टिव किन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा नाम है. अगर आप जनरली भी देखेंगे, आप मार्केट में जाते हैं, या स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो किसी को भी अंकल आंटी ऐसे तो नहीं है. आपने किसी को भी देखा और आप उसको किस तरह से संबोधित करेंगे, राइट. यू माइट मतलब टेल देम बेस्ड अपॉन उनकी एज, कि अगर आपको लगेगा कि वो आपके पापा की उम्र के हैं तो यू माइट कॉल देम अंकल. अगर आपको वो लगेगा मम्मी की उम्र की हैं तो यू माइट कॉल देम आंटी. सो दैट इज बेसिकली ओनली फिक्टिव किनशिप, ठीक है, जिसमें आप कोई एक्चुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करते, लेकिन बेस्ड अपॉन द कंटेक्स्ट आप उनको एक तरीके से एड्रेस करते हैं, ठीक है. सो दैट इज वॉट इज बीइंग रिटन आउट इन दिस एंटायर थिंग, कि आप किसको फिक्टिव बोल सकते हैं. तो ये अगर आपको पूछ लिया जाए डिफाइन फिक्टिव किनशिप, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. और फिक्टिव किनशिप के बारे में कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिस्कशंस भी किए थे. दैट इज़ ऑल्सो इज़ बीइंग मेंशन आउट हेयर, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. बट ज़रूरी तो ये है कि आपको समझना कि हम इनको कहते क्या है और किसको कहते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. हम जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ डिसेंट और अलायंस थ्योरी और फिलिएशन, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी विल फिनिश द इंटायर 2.5, राइट. सो थैंक यू सो मच.